हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे कक्षा 9 की गणित विषय की प्रश्नावली 2 की। हम शुरू कर रहे हैं प्रश्नावली 2 जिसका नाम है बहुपद। बहुपद प्रश्नावली में सबसे पहले हम प्रश्नावली 2.1 को करेंगे। उससे पहले हम बहुपद की कुछ प्रारंभिक बातों को समझ लेते हैं। प्रारंभिक बातें मतलब बहुपद की परिभाषा, बहुपद का तात्पर्य, बहुपद की घातांक, बहुपद के पद आदि के बारे में अगर हमें प्रारंभिक जानकारी होगी तो आगे के प्रश्नों को करने में हमें बहुत सहायता मिलेगी। तो देखिए, सबसे पहले हम पढ़ते हैं बहुपद की परिभाषा। बहुपद किसे कहते हैं? तो अपने बोर्ड की ओर चलते हैं। बहुपद की परिभाषा है चर, अचर, चर, अचर और चर के गुणांक। चर हो गए, अचर हो गए, चर के गुणांक हो गए तथा ऋणात्तर घातांक। ऋणात्तर घातांक का तात्पर्य है धनात्मक पूर्णांक घातें। ऋणात्तर यानी जो ऋण नहीं होती है वो ऋणात्तर होती है। इसका मतलब धनात्मक पूर्णांक घातांक के जोड़, घटाव या गुणन भाग की क्रिया वाले बीज गणितीय व्यंजक को बहुपद कहते हैं। इस परिभाषा में ऐसा लिखा हुआ है कि राशियां चर भी हो सकती है, अचर भी हो सकती है। चर के साथ कुछ गुणांक आ सकते हैं, उस चर पे कुछ घातांक आ सकते हैं, लेकिन घातांक होनी कैसे चाहिए? धनात्मक पूर्णांक। इट मींस ऋणात्तर घातांक होनी चाहिए। उनमें उनके साथ जोड़, घटाव आ सकता है या गुणन भाग आ सकता है। उनकी क्रिया से कोई बीज गणितीय व्यंजक बनता है। व्यंजक मतलब एक ग्रुप बनता है, समूह बनता है। उस समूह को हम कहते हैं बहुपद। अब ये समझ लेने के बाद हमें एक पता होना चाहिए कि बहुपद में पदों की जो गणना है वो कहां से शुरू होती है और कहां कहां से हमें कैसे पदों की गणना करनी होती है। तो अब यहां लिख देते हैं बहुपद के पद। बहुपद में पद कहां से शुरू होते हैं? जोड़ तथा घटाव यानी जोड़ या बाकी के चिन्ह से बहुपद के पद शुरू होते हैं। बहुपद के पद शुरू होते हैं। ये जैसे जैसे प्रश्न करेंगे वैसे वैसे और गहराई से समझ में आ जाएंगे कि बहुपद में पद कहां से शुरू होते हैं। जोड़ या घटाव के चिन्ह से बहुपद में पद शुरू होते हैं, न कि गुणा या भाग में। अब हम बात करते हैं बहुपद की घात। बहुपद की घात। अब हम घात की बात करें तो बहुपद में इसका ये हो जाएगा, बहुपद में आने वाली चर राशि की अधिकतम घात। अधिकतम घात बहुपद की घात कहलाती है। बहुपद की घात कहलाती है। अब इतनी बात समझ लेने के बाद, यानी बहुपद में राशियां चर भी होगी और अचर भी होगी। उनमें जो चर राशि पर कुछ घातें होगी, कम ज्यादा कितनी भी हो सकती है, लेकिन बहुपद की घात क्या होती है? बहुपद में जो चर राशि आएगी उस पर अधिकतम घात जितनी होगी, जहां पर अधिकतम घात है वही बहुपद की घात होगी। अब हम बढ़ते हैं प्रश्नावली 2.1 के क्वेश्चन नंबर 1 की ओर और उसमें आने वाली बातों को समझेंगे और कुछ नई बात आएंगी तो उसको हम और समझने का प्रयास करेंगे। तो प्रश्न नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है कि निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं? कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। यानी इसमें यह पूछ रहा है कि ये जो पॉलिनोमियल्स दिया हुआ है, बहुपद को बोलते हैं पॉलिनोमियल्स। ये पॉलिनोमियल्स जो दिए हुए हैं अलग अलग प्रश्न में पॉइंट वाइज, इनमें कौन कौन तो एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है तो क्यों है और नहीं है तो क्यों नहीं है, अपने कारण को बताना है। तो ये देखिए बहुपद है,
इसमें पदों की गणना कहां से होती है? अभी अभी हमने पढ़ा था कि जोड़ या बाकी के चिन्ह से पदों की गणना शुरू होती है या पद शुरू होते हैं। तो इसमें देखिए, ये जो प्रथम पद है बहुपद का, एक पद ये हो गया, दूसरा पद ये हो गया, तीसरा पद ये हो गया। सबसे पहली बात तो ये है त्रिपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद। नंबर एक बात तो ये देखनी है। फिर देखना है कि इसमें एक ही चर राशि आई है, एक ही चर अक्ष आई है जिस पर ऋणेतर घात है, ऋणेतर घात ही है। अतः यह क्या हो जाएगा? अतः यह हम लिखेंगे एक चर में बहुपद है। अतः यह एक चर में बहुपद है, एक चर में बहुपद है। अब एक चर में बहुपद क्यों है? क्योंकि इसमें जितने भी पद है उसमें चर राशि क्या है? ये अक्ष अक्ष अक्ष, उस पर घात चलो इसमें 2 है, इसमें 1 है, जो भी है, लेकिन राशि क्या है? ये सिर्फ एक ही राशि आई है, क्या ये अक्ष आई है। अतः ये एक चर में है, एक चर में है और बहुपद भी है, क्योंकि इस पर घातें कैसी है? ये ऋणेतर घातांक का मतलब धनात्मक पूर्णांक घातें हैं, इसमें कोई ऋण घातें नहीं आई है, ऋणेतर या बोल दो या धनात्मक पूर्णांक। अब ये देखो, ये भी एक बहुपद, हम देखते हैं ये बहुपद है या नहीं है। इसमें एक ही चर राशि आई है, इसमें एक ही चर राशि क्या है? बराबर y है, तथा चर की प्रत्येक घात धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक, या आप इसको ऋणेतर लिख दो, चाहे ऋणेतर है। अतः यह एक चर में बहुपद है। चलिए, अब अतः यह एक चर में बहुपद है, यहां से इसकी बात कर ली। अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट की। तीसरे पॉइंट में क्या लिखा है? 3√t प्लस t√2, 3√t प्लस t√2। ये देखो बहुपद है या नहीं है वो बात में बात करते हैं, लेकिन इसमें चर राशि क्या है? ये एक ही चर राशि है, तो एक ही चर में प्रत्येक चर की घात धनात्मक पूर्णांक नहीं है, अतः यह बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। बहुपद क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें जो t आया है 3 के साथ, इस पर घात 1/2 है, जबकि घात क्या होनी चाहिए? धनात्मक होनी चाहिए और पूर्णांक होनी चाहिए। पूर्णांक मतलब पूरी भिन्न रूप में नहीं आनी चाहिए। प्लस ये तो चलो t√2 के साथ है, ये तो ठीक है, कंडीशन के लिए बहुपद में आ सकता था, लेकिन ये इस t की घात धनात्मक पूर्णांक नहीं होने के कारण ये जो तीसरा पॉइंट है ये बहुपद नहीं है। बहुपद होने के लिए अपनी जो शर्त थी, उसमें क्या शर्त थी कि चर तथा अचर राशियां जोड़ बाकी गुणा भाग में आ जाए, लेकिन चर की घात जो है वो धनात्मक पूर्णांक बोल दो या ऋणेतर राशि होनी चाहिए। जबकि यहां पे देखो चर राशि आई है, उसकी घात कितनी आई है? √t मतलब 1/2, 1/2 का मतलब धनात्मक पूर्णांक नहीं है, अतः ये बहुपद भी नहीं है। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर इसके क्वेश्चन के चौथे हिस्से की ओर। चौथा अपना क्वेश्चन है y प्लस 2/y। इसमें देखो ये चलो चर तथा चर राशियों का एक बीजीय व्यंजक तो आया है, अब ये बहुपद है या नहीं है उसकी 2-3 कंडीशन होती है, वो इसमें लागू हो रही है क्या? ये प्रश्न पूछ रहा है कि एक ही चर में है, तो इनमें इस जो बीजीय व्यंजक है इसमें एक ही चर राशि आई है, एक ही चर y है, तथा प्रत्येक चर की घात धनात्मक पूर्णांक नहीं है, धनात्मक पूर्णांक नहीं है, अतः बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। धनात्मक पूर्णांक क्यों नहीं है? देखो
ये y आ गया प्लस इसमें 2 के साथ जो बट्टा में y आया, इसको अगर हम इसकी घात अगर सही रेखिक रूप में देखें तो इसकी घात होगी -1। क्यों? 2 के गुणा में क्या है? y की घात -1। जो y की घात -1 आई है, ये -1 घात बहुपद न होने को दर्शा रही है। क्यों? बहुपद होने के लिए घात कैसी होनी चाहिए थी? धनात्मक पूर्णांक होनी चाहिए थी। अब अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर इसके पॉइंट नंबर 5 की। पॉइंट नंबर 5 लिखा हुआ है कि x की घात 10, y की घात 3, t की घात 50। इसमें एक ही चर नहीं है, एक ही चर न होकर 3 प्रकार के चर है। x भी एक चर राशि है, ये भी आ गया, y भी एक चर राशि है, ये भी आ गया, t भी एक चर राशि है, ये भी आ गया। चलो घातें जो भी है, लेकिन ये आ गए इसमें, इस बीजीय व्यंजक में ये x, y और t 3 प्रकार के चर है। अतः यह प्रश्न क्या पूछा है? एक ही चर में बहुपद है, तो एक ही चर में बहुपद नहीं है, एक ही चर में बहुपद नहीं है। अब हम बात करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 की, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में हमने जो चारों पार्ट थे उनको एक साथ लिख लिया है और क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित में प्रत्येक में अक्ष स्क्वायर का गुणांक लिखिए। अक्ष स्क्वायर का गुणांक मतलब अक्ष स्क्वायर के साथ जो राशि आई है अचर राशि, वो ही अक्ष स्क्वायर का गुणांक होगी। तो पहला क्वेश्चन है, ये पॉइंट है, ये 2 प्लस अक्ष स्क्वायर प्लस अक्ष में जो इस व्यंजक में जो अक्ष स्क्वायर के साथ राशि गुणा हो गया है वही यहां लिखी जाएगी। जैसे ये 2 तो चलो अचर पद हो गया, अक्ष स्क्वायर के साथ क्या है? कुछ भी नहीं है। इसका मतलब गुणा में क्या छुपा हुआ रहता है? 1 छुपा हुआ रहता है। इसका मतलब अक्ष स्क्वायर के साथ क्या है? प्लस का 1 आया है। अक्ष स्क्वायर का गुणांक कितना है? प्लस का 1। इसमें अगर अक्ष का गुणांक पूछे तो भी प्लस का 1 ही है, ये गुणा में रहता है। अदृश्य रूप में गुणन में 1 हमेशा रहता है। तो यहां पे हमें अक्ष स्क्वायर का पूछा है, तो अक्ष स्क्वायर के साथ क्या है? सीधा प्लस का चिन्ह है। इसका मतलब +1 यानी +1 इसके साथ गुणा हो रहा है। अब बात करते हैं इसकी 2 माइनस अक्ष स्क्वायर प्लस अक्ष क्यूब में अक्ष स्क्वायर का गुणांक। यहां अक्ष स्क्वायर के गुणा में कुछ नहीं है, सिर्फ माइनस का चिन्ह है। तो केवल चिन्ह कभी गुणांक नहीं होता है, उसके साथ कुछ न कुछ होता है, या तो 1 होता है या कुछ लिखा हुआ हो वो होता है। अगर लिखा हुआ नहीं है तो इसका मतलब वहां 1 है, और अगर लिखा हुआ है तो वो तो सीधा हमें दिख ही जाएगा, जो होगा वो हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा, या यहां अगर 1 दिखा दें तो अक्ष स्क्वायर का गुणांक कितना हो रहा है? -1 हो रहा है। माइनस का कितना हो रहा है? 1। तो इसमें अक्ष स्क्वायर का गुणांक कितना है? -1। अब देखिए, अब हम तीसरे पार्ट की बात करते हैं। यहां पे ये बीजीय व्यंजक जो दिया है, चर तथा अचर राशियों का एक व्यंजक समूह दिया है, इसमें 2 पद है। बात कर लेते हैं बीच में, कैसे? जैसे यहां से यहां चले तो प्लस का चिन्ह आता है, नया पद शुरू हो गया, तो ये द्विपदी हो गया। अब इसमें देखो, अक्ष स्क्वायर कोई चर राशि होगी, 2 घातांक वाली चर राशि होगी, तो ये रही चर राशि, अक्ष स्क्वायर वाली चर राशि। इसका गुणांक, प्रश्न में इसका गुणांक पूछा, तो इसका गुणांक मतलब इसके गुणा में क्या आया है? अचर मान क्या आया है? अचर मान आया है π/2, यानी अक्ष स्क्वायर के गुणा होने वाली अचर राशि क्या है? π/2। तो यही इसका क्या हो जाएगा? गुणांक हो जाएगा। आसान सा क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। अब देखिए इस तीसरे पार्ट में √2x + 1 में अक्ष स्क्वायर का गुणांक। इसमें अक्ष स्क्वायर है ही नहीं, है नहीं। इसका मतलब यह हुआ कि अक्ष स्क्वायर अगर है भी तो भी वो 0 से गुणा होकर आ रहा है। अगर है भी, अगर इसने पूछ लिया तो मान लेते हैं कि है, होगा अक्ष स्क्वायर, लेकिन उसको 0 से गुणा करने के कारण वो 0 हो गया था, और 0 हो जाने के कारण ये जुड़ के दिखाया नहीं गया था। जोड़ में 0 नहीं दर्शाया जाता है, गुणा में 1 नहीं दर्शाया जाता है। गुणा और भाग में 1 जो है वो होता है, लेकिन दर्शाया नहीं जाता है, क्योंकि गुणा और भाग का तत्समक अवयव 1 होता है। जोड़ और बाकी में 0 होता है, लेकिन वो दर्शाया नहीं जाता है, क्योंकि जोड़ और बाकी का तत्समक अवयव 0 होता है। तो यहां इसको अगर हम नए रूप में लिखें तो इसमें 0 गुणा अक्ष स्क्वायर लिख देते हैं, फिर जो है √2x + 1
ऐसे लिख देते हैं। इसका मतलब एक्स स्क्वायर था तो सही, लेकिन उसका गुणांक 0 था, तो गुणांक 0 के कारण वो पूरा 0 हो गया था, और यहाँ 0 हो जाने के कारण उन्होंने वो ये लिखा नहीं था। तो इसका मतलब इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक, अगर ऐसी चर राशि जो इसमें है ही नहीं उसका गुणांक पूछ लेते हैं तो उसका गुणांक होता है 0। उसका गुणांक क्या होता है? 0। इस प्रकार से ये दूसरे क्वेश्चन के सारे पार्ट, आसान सा क्वेश्चन था, हमने सीख लिया। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 के देखिए बहुत सारे उत्तर हो सकते हैं, अपने दिमाग की कसरत पे निर्भर करता है कि हम क्या सोच रहे हैं और हम क्या लिख रहे हैं। जितना लिखो उतना कम है, अनंत उत्तर हो सकते हैं। तो देखते हैं एक दो उत्तर किस प्रकार से होते हैं, वो हम बोर्ड पे करने की कोशिश करते हैं। लिखा है कि तीसरे क्वेश्चन में लिखा है कि 35 घात के एक द्विपदी का और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण दीजिए। इसके अनंत उदाहरण हो सकते हैं, इन्फिनिट, अनंत, अनगिनत उत्तर हो सकते हैं, लेकिन इसने एक एक उदाहरण पूछा, एक एक उदाहरण। तो हम सबसे पहले इसका उत्तर लिख लेते हैं कि 35 घात के एक पदी का उदाहरण लिखते हैं। 35 घात के एक पदी। अब यहां पे देखो, हम कोई भी चर राशि एक ले लेते हैं, उसका गुणांक कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि उसमें पद 2 होने चाहिए और घात 35 होने चाहिए। जैसे हम चर राशि ले लेते हैं अक्स, उस पर घात कितनी रखनी है? 35। इसका गुणांक कुछ भी ले सकते हो, न भी ले सकते हो, जो लो वो यहां लिख दो। ये मान लो 8, अक्स की घात 35 लिख दिया। अब 35 लिख दिया तो ये एक पद ही बना। प्लस या माइनस का कोई भी चिन्ह आप लगा के आगे कोई भी 35 या 35 से कम घात वाली या तो चर राशि का लिख के उसका साथ गुणांक लिख सकते हो, या सीधी कोई अचर राशि लिख सकते हो, जो आपका मन करे वो लिख सकते हो। यानी शर्त ये होनी चाहिए कि उसमें कितने पद होने चाहिए? 2 पद। यहां से यहां ये नया शुरू पद हो गया, ये 2 पद हो गए। इसकी घात कितनी होनी चाहिए? 35। यानी चर की अधिकतम घात क्या होती है? उस बहुपद की घात होती है, तो अधिकतम घात इसमें 35 है। अगर हम यहां अक्स की घात 34 लिख देते हैं तो भी ये एक पद ही बना, एक पद बन गया। एक पद सीधा सीधा 4 लिखा हुआ था तब था, और 4 के साथ में अक्स की घात 34 आई तब भी एक ही पद है। एक ये पद, एक ये पद, 2 पद हो गए। इनमें चर जो राशि आई है अक्स, उसकी अधिकतम घात कितनी है? 35। तो इस क्वेश्चन यहां तक का ये उत्तर ये हो सकता है। इसके अनंत उत्तर हो सकते हैं। जैसे मान लो आप 8 न लिखे 2 लिखो, अक्स न लिखे टी लिखो, लेकिन घात 35 लिखो। फिर 4 की जगह आप 16 लिख के टी की घात 12 लिख देते हो तो भी सही हो जाता है। इसमें भी 2 पद है, चर राशि एक ही है, 2 पद है, बहुपद की घात 35 है, क्योंकि चर पे अधिकतम घात 35 है। ये इसके अनंत उत्तर हो सकते हैं। तो एक उदाहरण हमने ये लिख दिया। अब 100 घात के एक पदी का उदाहरण लिखना है। दूसरा क्या लिखना है? 100 घात के एक पदी का। 100 घात होनी चाहिए चर पर, 100 घात के एक पदी। चलो 100 घात होनी चाहिए, उसका गुणांक कुछ भी हो सकता है, चर कुछ भी हो सकता है। जैसे मान लो अपन अक्स ही ले लेते हैं, अक्स पर घात कितनी होनी चाहिए? 100। इसका गुणांक क्या होना चाहिए? कुछ भी हो सकता है। जैसे हम ले लेते हैं 11, 11 अक्स की घात 100, 11 गुणा अक्स की घात 100। ये इसमें एक ही पद है, चर पर अधिकतम घात 100 है, तो इसका इस बहुपद की भी घात 100 ही होगी, और एक ही पदी है, एक ही पदी है। इसके अनंत उत्तर हो सकते हैं, निर्भर करता है आप क्या सोच रहे हो, कैसे आपको समझ में आया वैसे आप लिख सकते हो। तो अब हम बात करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। आसान क्वेश्चन है ये यहां तक। तो क्वेश्चन नंबर 4 अपना लिखा हुआ है कि निम्नलिखित बहुपदों में प्रत्येक बहुपद की घात लिखनी है। प्रत्येक बहुपद की क्या लिखनी है? घात लिखनी है। हम पहले ही इसके बारे में पढ़ चुके हैं कि चर की अधिकतम घात, चर की अधिकतम घात ही, चर की अधिकतम घात, चर की अधिकतम घात जो होगी, अधिकतम घात ही बहुपद की घात होती है। ऐसा हमने शुरू में ही पढ़ लिया था। बहुपद की घात कितनी होती है? उस बहुपद में यानी बीजीय व्यंजक में जो चर राशि आई है उस पर अधिकतम घात कितनी होती है, वो घात ही बहुपद की घात होती है, बहुपद की घात होती है। अब देखते हैं
इसमें देखते हैं, इसमें क्या है लिखा हुआ है 5 अक्स की घात 3 प्लस, यहां से नया पद शुरू हो गया प्लस का चिन्ह आ जाने के कारण, प्लस दूसरे पद में 4 अक्स की घात 2 प्लस ये नया पद हो गया, ये अचर पद है। इनमें इन सभी पदों में चर राशि अक्स 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 आई है, चलो ठीक है, अक्स इसमें भी अक्स इसमें भी आई है, वहां अक्स की आई है इसमें, तो चर पर अधिकतम घात कितनी आई है, चर पर अधिकतम घात, चर क्या है, चर अक्स पर अधिकतम घात बराबर कितनी है, 3 है, यहां पे 3 से ज्यादा घात किसी पद में भी नहीं है, अतः बहुपद की घात, अतः बहुपद की घात 3 होगी, अतः बहुपद की घात कितनी होगी, 3 होगी। अब इसमें देख ले, ये प्रथम पद है 4 यानी अचर पद है कोई, ये माइनस के बाद नया पद जो शुरू हुआ वो है वाई स्क्वायर। इसमें देखो चर क्या है, वाई पर अधिकतम घात कितनी है, ये अधिकतम घात देख लो, इसमें तो चर आई नहीं है तो घात तो 0 है, इसमें इसमें आई है तो इस पर अधिकतम घात कितनी है, 2, अतः बहुपद की घात 2 होगी, यानी चर पर जो घात है अधिकतम वही इस बहुपद की घात होगी। अब देखो इसमें, देखो इसमें क्या है तीसरे पॉइंट में 5t माइनस √7, तो इसमें चर क्या है, चर t पर अधिकतम घात 1 है। अब देखो कुछ संख्याओं के अदृश्य गुणधर्म होते हैं, विशिष्ट गुणधर्म नाम से एक अपनी YouTube पे क्लास डाली हुई है, वो देख सकते हैं कि कहीं पे भी अगर आपको गुणा में कोई नई राशि दिख रही है, भाग में नहीं दिख रही है, जोड़ या बाकी में राशि नहीं दिख रही है, या घात में नहीं दिख रही है, तो वहां पे क्या क्या होता है। तो उसमें ऐसे बताया हुआ है कि t पर अगर कोई घात नहीं दिख रही है, इसका मतलब उस पर घात कितनी है, 1 घात मान्य होती है। तो यहाँ पे जो चर राशि है ये ना t, उस पर अधिकतम घात कितनी आई है, 1 आई है, इसका मतलब इस बहुपद की घात कितनी है, अतः बहुपद की घात है भी 1 है। अब देखो बात करते हैं इसमें चर राशि आई नहीं है, इसका मतलब चर राशि तो कुछ ना कुछ थी, चाहे वो अक्स थी, टी थी, वाई थी, लेकिन उसका जो घातांक मान था वो शून्य था, शून्य हो जाने के कारण वो 1 हो गया था। यानी किसी भी राशि पर अगर 0 घात होती है तो उसका मान कितना होता है, 1 होता है। तो यहां पे चर राशि कुछ ना कुछ थी तो सही, लेकिन उसकी घातांक मान 0 था तो वो 1 हो गया था। जैसे मान लीजिए यहां अक्स था तो अक्स का 0 हो गया था, अक्स की घात 0 का मान 1 ही होता है, तो 3 गुणा 1 हो गया, फिर ये 3 बना हुआ, मान लेते हैं इसको ऐसा। तो जो अचर जो पद होता है ना, अचर पद के बहुपद की घात 0 या 0 होती है। यानी अचर पद कहीं पे भी आ गया, ये अचर पद, ये एक प्रकार से 3, इसमें जो घात मान लीजिए y न होकर अगर t थी या y थी, x थी, जो भी थी, लेकिन उसकी घात 0 थी, 0 हो जाने के कारण वो 1 हो गई थी, 1 से गुणा होकर ये आया था। इस प्रकार से हमें इस चौथे क्वेश्चन के बारे में पढ़ लिए। चौथे क्वेश्चन के बाद हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5वें की ओर बढ़ते हैं। चलो, पूछा गया है 5वें क्वेश्चन में कि बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन रैखिक है, कौन कौन द्विघाती है और कौन कौन त्रिघाती है। तो इसका उत्तर समझ लेने से पहले हमें एक बात का पता होना चाहिए कि रैखिक बहुपद क्या होता है। रैखिक बहुपद होता है एक घात वाला बहुपद, एक घात वाला बहुपद जो होता है वो रैखिक बहुपद होता है। फिर द्विघाती बहुपद क्या होता है वो हम समझ लेते हैं, 2 घात वाला बहुपद, 2 घात वाला बहुपद द्विघाती होता है। अब हम बात कर लेते हैं त्रिघाती की। त्रिघाती तो नाम से ही पता चल रहा है कि 3 घात वाला
बहुपद। अब हम इतनी बात का पता होने के बाद, यानी रेखिक बहुपद कौन सा होता है, एक घात वाला बहुपद होगा वो रेखिक होगा, दो घात वाला द्विघाती होगा और तीन घात वाला त्रिघाती होगा। आसान है, नाम से ही पता चल है। रेखिक का थोड़ा सा ऐसा ध्यान रखना है कि एक घात जिसमें है वो रेखिक है। तो अब हम अलग अलग बहुपद जो लिखे हुए हैं प्रश्न के, उनमें देखते हैं कि कितनी कितनी घात वाला है। उस हिसाब से हम बताएंगे कि ये एक घात है, एक घात वाला रेखिक है, या दो घात वाला द्विघाती है, या तीन घात वाला त्रिघाती है। चलिए, रेखिक, द्विघाती और त्रिघाती के बारे में हमें पता है कि रेखिक कौन सा होता है, द्विघाती कौन सा होता है और त्रिघाती कौन सा होता है। उस हिसाब से हम इनको देखेंगे और लिख देंगे आगे कि ये कैसा होगा। जैसे इस बहुपद में अगर पद पूछे तो एक और दो है, इसकी घात पूछे तो अधिकतम घात दो है, तो ये द्विघाती हो गया। इस बहुपद की घात कितनी है, दो, तो ये द्विघाती बहुपद हो गया। ये कैसा बहुपद है, द्विघाती। इसमें देखो पद कितने हैं, दो, चर राशि की सेम ही आ रही है, लेकिन घात अधिकतम कितनी घात आ रही है वो इसकी बहुपद की घात होगी, तो इसमें अधिकतम घात आ गई त्रिघात, तो ये बहुपद है त्रिघाती बहुपद। देखो अक्ष माइनस अक्ष की घात 3, तो ये त्रिघाती बहुपद हो गया। ये तीन पद का बहुपद है, ऐसा बहुपद है जिसमें तीन पद है, चर राशि समान वाई 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 आ रही है, लेकिन घात जो है इसमें एक आई है, इसमें दो आई है, और इसमें ये यहाँ 4 है, इसमें 0 आई है। तो इसमें कितनी घात आई है, द्विघात, तो ये दो घात आई है तो द्विघाती हो गया। इसमें चर राशि देखो, इसमें पद तो दो है, ये एक अचर पद हो गया और ये एक चर वाला पद हो गया। चर पर कितनी घात आई है, एक घात आई है, इसका मतलब ये कैसा बहुपद है, रेखिक बहुपद है, रेखिक बहुपद। इसमें देखो एक ही पद है, 3 इंटू टी, यानी जोड़ बाकी का चिन्ह नहीं है, इसका मतलब वो क्या नहीं है, नया पद इसमें शुरू नहीं हो रहा है। लेकिन चर राशि जो आई है टी, इस पर घात दिख नहीं रही है, इसका मतलब घात कितनी है, एक। इधर से घात कितनी होती, एक, अभी अभी हमने बात की थी। अब एक घात वाले को कहते क्या है, रेखिक। एक घात वाले को क्या कहते हैं, रेखिक कहते हैं, रेखिक बहुपद कहते हैं। इसमें आर पे घात 2 है, तो देखने से द्विघाती। आसान सा क्वेश्चन है, घातों का हमें पता होना चाहिए कि जो चर राशि आई है उस पर घात कैसी है। अधिकतम घात ही उस बहुपद की घात कहलाती है, और इसमें तो द्विघाती, त्रिघाती और रेखिक पूछा है, तो एक घात वाले को रेखिक बोल देंगे, दो घात वाले को द्विघाती, तीन घात वाले को त्रिघाती। जैसे इसमें ये एक पद है, पदों के बारे में तो पूछा नहीं है, लेकिन हमें पता है कि एक ही पद है और चर राशि है, उस पर घात कितनी है, 3, तो ये हो गया त्रिघाती। इस प्रकार से हम प्रश्नावली 2.1 को पूरी तरीके से पूरा पढ़ चुके हैं। अब आगे हम बात करेंगे प्रश्नावली 2.2 के बारे में। तो इस क्लास में बस इतना ही। आप अगर हमारे नए YouTube चैनल को शुरू में देख रहे हैं तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।